नमः संस्कृताय। संस्कृत ज्ञान चैनल में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम वर्णों का उच्चारण स्थान इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे और पता लगाएंगे कि जो हिंदी या संस्कृत की वर्णमाला जिनके वर्णों को हम बोलते हैं उन सब का हमारे मुख के अंदर कौन कौन सी जगह निर्धारित की गई हैं उनके उच्चारण के लिए। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि वर्णों का उच्चारण मुख द्वारा होता है, यानी हम मुंह से वर्णों को बोलते हैं। उस समय हमारी जीभ किसी न किसी स्थान को स्पर्श करती है, यानी कि टच करती है। तो इन जहाँ जहाँ हमारी जीभ मुख के अंदर जिन जिन स्थानों को टच करती है या छूती है उन्हीं को हम उन वर्णों का उच्चारण स्थान कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पूरी वर्णमाला के कौन कौन से वर्ण कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं और क्या उनके उच्चारण स्थान कहे जाते हैं। देखिए बच्चों, पहला जो उच्चारण स्थान हमारे मुंह के अंदर होता है वह है कंठ। क्या होता है? कंठ। अब आप सोचते होंगे कि ये कंठ कहाँ पर है, तो मैं आपको एक अभ्यास कराने जा रही हूँ। मेरे साथ साथ आप इन वर्णों को बोलिए। अ, क, ख, ग, घ, इञ, ह और अह, यानी कि विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण बच्चों ह की तरह किया जाता है। तो आपने यदि उनको बोल लिया होगा तो आपको पता होगा कि बोलते समय जहाँ से आपके जिन स्थानों को आपकी जिह्वा ने या आंतरिक स्वरों ने छुआ था वही स्थान आपका कंठ कहलाता है। संस्कृत में चीज़ों को सरल बनाने के लिए सूत्रों का निर्माण किया गया। आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक सूत्र लिखा हुआ है, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। क्या लिखा हुआ है? अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आ से मतलब ये जो छोटा आ यहाँ पे दिया गया था। कु से मतलब यानी कि कु वर्ग का मतलब क्या हो गया? यानी क, ख, ग, घ, इङ। आप देख रहे होंगे क यहाँ लिखा है, ख, ग, घ और इङ। तो ये कु वर्ग हो गया। फिर है हा, यानी कि ह और विसर्जनीय नाम। विसर्जनीय से मतलब विसर्ग। विसर्ग का इस तरीके से मार्क होता है जैसे जब हम लिखते हैं ना प्रातः, क्या लिखते हैं? प्रातः। या क्या लिखते हैं? अतः। तो इन दोनों में विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो ये विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है। तो इन सभी का उच्चारण स्थान क्या हुआ बच्चों? कंठ। किस किस का उच्चारण स्थान कंठ हुआ? छोटे अ का, क, ख, ग, घ, इङ, ह और विसर्ग। तो इसका सूत्र क्या हो गया? अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। चलिए दूसरा उच्चारण स्थान देखते हैं हमारे मुख में और हमारी जीभ कहाँ कहाँ टच करती है, कहाँ कहाँ स्पर्श करती है। बच्चों, दूसरी हमारी जो जिह्वा है वह स्पर्श करती है किसका? तालु का। किसका करती है बच्चों? तालु का। अब आप सोच रहे होंगे ये तालु कहाँ होता है, तो देखिएगा आप मेरे साथ साथ कुछ वर्ण जो यहाँ लिखे हैं उनका वाचन कीजिए। बोलिए ई, च, छ, ज, झ, इय, इया, श। हमने इन सभी को बोला। क्या क्या बोला? ई, च, छ, ज, झ, इया, इया और श। इन सबको बोलते समय हमारी जिह्वा ने जहाँ स्पर्श किया, इनको बच्चों आपने जिस जगह से बोला, जहाँ आपकी जीभ ने इन वर्णों को बोलते समय स्पर्श किया मुख के अंग का, उस स्थान को बच्चों तालु कहते हैं। इसको यदि हम सूत्र के माध्यम से जानना चाहें तो इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र है इचु यशानाम तालुः। क्या सूत्र है? इचु यशानाम तालुः। देखिए ई से मतलब ये ई आ गई, चू से मतलब च वर्ग हो गया। च वर्ग कौन सा बच्चों? च, छ, ज, झ, इया। ये जो 5 व्यंजन हुए ये चू वर्ग में आ गए। और इसके अलावा क्या आ गया?
या और शा, यशा नाम है ना, यश यानी या और शा, तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया बच्चों? तालु हो गया। आशा है आप इसको बोल भी रहे होंगे मेरे साथ साथ वीडियो देखते हुए और समझ भी रहे होंगे। जब आप समझेंगे तो आपको वर्णों के उच्चारण स्थान समझ में आ जाएंगे। चलिए देखते हैं अगली जिह्वा हमारी कहाँ पर स्पर्श करती है। बच्चों, तीसरे नंबर पर जो स्थान आता है उच्चारण का, वह होता है बच्चों मूर्धा। क्या होता है? मूर्धा। अब आप सोच रहे होंगे कि मूर्धा कहाँ पर है, इसको हम कैसे पहचाने अपने मुख के अंदर। तो बच्चों मेरे साथ साथ बोलिए, ऋषि वाली री, ट, ठ, ड, ढ, ण, र और श। ये जो षटकोण वाला श है, इसको बोलते समय बच्चों हमारी जिह्वा थोड़ी सी पलट जाती है ना। जैसे हम शलगम वाला श बोलते हैं तो बाहर की तरफ निकलती है, और जब हम षटकोण वाला श बोलेंगे तो हमारी जिह्वा थोड़ी सी अंदर की ओर मुड़ जाएगी। जहाँ से हमारी जिह्वा टच कर रही है, ट, ठ, ड, ढ, ण, र, श और ऋषि वाली री, इन स्थानों को बोलते समय जहाँ जहाँ हमारी जीभ ने स्पर्श किया वह स्थान क्या कहलाता है बच्चों? वह स्थान मूर्धा कहलाता है। अच्छा देखिएगा, इसका जो एक सूत्र है वो क्या लिखा हुआ है? वह लिखा हुआ है बच्चों, क्या लिखा है? ऋतु रसाणाम मूर्धा। क्या सूत्र है? ऋतु रसाणाम मूर्धा। री से क्या मतलब हुआ? ये जो री है, री। टू, टू वर्ग से मतलब हो गया बच्चों ट वर्ग के सभी वर्ण, ट, ठ, ड, ढ और ण। इसके बाद कह रहे हैं रसाणाम। रसाणाम से मतलब रा और शा से मतलब यहाँ पर षटकोण वाला शा। इन सभी वर्णों को हम जब बोलते हैं तो हमारी जिह्वा मूर्धा का स्पर्श करती है। आपने देखा होगा इन सब, अगर आप उच्चारण कर रहे होंगे मेरे साथ साथ, तो आपकी जीभ जो है बिल्कुल ऊपर की ओर टच करके इन वर्णों को बोल रही होगी। अब हम देखते हैं अगला हमारा उच्चारण स्थान क्या है। बच्चों, अगला जो हमारा उच्चारण स्थान है वह है दंत। क्या उच्चारण स्थान है? दंत। दंत का मतलब आप समझते ही होंगे, आपके जहाँ दांत होते हैं उस स्थान को हम क्या कहते हैं? दंत कहते हैं, है ना। अब दांत कौन से वाले दांत? दांतों का जो ऊपर वाले आपके दांत हैं, उन दांतों की जहाँ पर जड़ होती है, उन जड़ों के पास में बच्चों आपकी जिह्वा स्पर्श करेगी। आप बोलिएगा री, त, थ, द, ध, न, ला और सा। ये वाला जो सा है बच्चों, ये वाला सा, ये दंत सा बोला जाता है, दंती सा इसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस सा का उच्चारण स्थान दंत है। ऊपर वाले दांतों की जहाँ जड़ें होती हैं वहाँ पर स्पर्श किया जाता है हमारी जीभ द्वारा। तो आपने देखा, अब इसका सूत्र यदि हम देखना चाहें तो क्या लिखा है? ऋतु, ऋतु लसानाम दंताः, ऋतु लसानाम दंताः। ली से क्या मतलब है? ये जो ली वर्ड है, ली, ये संस्कृत में ही प्रयुक्त होता है बच्चों, हिंदी में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है। तू का मतलब क्या हो गया बच्चों? तू का मतलब हो गया हमारा ता वर्ग। कौन सा? ता, था, दा, धा और ना। ये 5 व्यंजन हमारे स्पर्श व्यंजन कहे गए हैं। तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया? दंत हो गया। री का उच्चारण स्थान क्या हो गया? दंत हो गया। इसके अलावा ल और सा, ये जो यहाँ लिखा है ला और सा, इन दोनों का भी उच्चारण स्थान बच्चों दंत हो गया। आशा है आप इसको समझ रहे होंगे कि ऋतु लसानाम दंता का मतलब क्या हो गया? री, ता, था, दा, धा, ना, ला और सा, इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। देखते हैं अगले क्रम में हमारी जिह्वा कहाँ पर स्पर्श करेगी। बच्चों, 5वें नंबर पे जो हमारा मुख में स्थान है उच्चारण का, वह है बच्चों ओष्ठ। क्या है? ओष्ठ। ओष्ठ तो आपको पता ही है, जो आपके ओंठ हैं। अब आप देखिएगा ओठों से आप कैसे इन वर्णों को बोलते हैं। तो देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो वर्ण लिखे हुए हैं, ओष्ठ से क्या क्या बोलेंगे? छोटा ऊ, पा, फा, बा,
भा और मा। जब बच्चों आप मेरे साथ साथ इन वर्णों को बोल रहे होंगे, उच्चारण कर रहे होंगे, तो आपके ओठों का स्पर्श हो रहा होगा। आप ऊ बोले रहे होंगे तो दोनों ही ओठ सिकुड़ रहे होंगे। पा बोल रहे होंगे, फा बोल रहे होंगे, बा बोल रहे होंगे, भा बोल रहे होंगे या माँ। इन सभी को जब आप बोल रहे होंगे तो आपके ऊपर और नीचे वाले दोनों ही ओठ आपस में स्पर्श कर रहे होंगे, टकरा रहे होंगे। तो इनका उच्चारण स्थान क्या है बच्चों? ओष्ठ। क्या है? ओष्ठ। संस्कृत का जो सूत्र है इनके लिए वो क्या है? मेरे साथ साथ आप लोग भी सुन करके उच्चारण अवश्य किया करें। बच्चों, संस्कृत यदि हम अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो हमें उच्चारण पर विशेष ध्यान देना होगा। मेरे साथ बोलिए बच्चों, उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ। एक बार फिर से बोलिएगा, उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ। ऊ से मतलब ये जो हमारा ऊ हो गया। पू से मतलब मैंने बताया, पू से मतलब पावर्ग। पावर्ग यानी पा, फा, बा, भा और मा। ठीक है, तो ये पावर्ग और ऊ, इन दोनों का ही उच्चारण स्थान क्या है बच्चों? ओष्ठ है। तो इसी अगले क्रम में अब हम देखते हैं कि अगला उच्चारण स्थान या उसका वर्ण हमारा क्या है और कौन कौन से वर्ण उच्चारण के लिए हमारे रह गए हैं। अगले नंबर पे बच्चों 6वें नंबर पे आता है उच्चारण स्थान किसका? नासिका का। किसका आता है बच्चों? नासिका का। नासिका का मतलब संस्कृत में नासिका और हिंदी में नाक, यानी कि जिनको बोलते समय हम नाक का सहारा लेते हैं। आपने कभी कभी सुना होगा नाक के स्वर बोलना। तो नाक के स्वर कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं बच्चों? प्रत्येक वर्ण का, प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर, यानी जो पंचम अक्षर होता है बच्चों, वह हमारा नासिका के द्वारा उच्चारित किया जाता है। आपने जब स्पर्श व्यंजन पढ़े थे तब आपको बताया गया था कि क, ख, ग, घ, ञ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो जो भी पंचम वर्ण थे वह पंचम वर्ण का उच्चारण स्थान बच्चों नासिका होती है। क्या होती है? नासिका। नासिका के द्वारा इन वर्णों को बोला जाता है। ठीक है, तो किनके द्वारा बोला जाता है? नासिका के द्वारा। देखिए, का खा का के बाद बोलते हैं इंग्या, फिर बोलते हैं चाचा चाचा इया, टाठा डाढ़ ण, ताथा दाधा न, पफा बाबा मा। और अनुस्वार, पंचम अक्षर को भी कहीं कहीं संधियों में अनुस्वार कर दिया जाता है। तो इन 5 वर्णों का जो उच्चारण स्थान होता है बच्चों वह नासिका होता है। बिना नाक के सहारे के हम इन व्यंजन वर्णों का जो उच्चारण स्थान है इनको नहीं बोल सकते। जैसे आपने देखा होगा किसी का नाम लिखा हुआ है, जैसे हंस, हंस, तो हा के ऊपर ये जो लिखा हुआ ये अनुस्वार है ना, ये अनुस्वार है। अब हमें हंस बोलना है तो जब तक नासिका का सहारा नहीं लेंगे तब तक हम हंस नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, आशा है आप इसको समझ रहे होंगे। तो इसका जो सूत्र है बच्चों वो क्या है? इसका जो सूत्र है वह है यमंगणनानाम नासिका, यमंगणनानाम नासिका च, यमंगणनानाम नासिका च, यानी कि च माने और, यमंगणनानाम नासिका। और कह रहे हैं जो भी पंचम अक्षर हैं वह सभी पंचम अक्षर कहाँ से बोले जाते हैं बच्चों? नासिका से बोले जाते हैं। बिना नाक के सहारे के हम पंचम अक्षर नहीं बोल सकते। अगले क्रम में देखते हैं कि कौन से उच्चारण स्थान हमारे छूट गए हैं और कौन से वर्ण छूट गए हैं। बच्चों 7वें नंबर पर जो उच्चारण स्थान आता है वह है बच्चों कंठ और तालु। क्या है? कंठ और तालु, यानी ऐसे कुछ स्वर रह गए हैं कि जो कंठ और तालु से दोनों से ही बोलते हैं। वो कौन कौन से? ए और ऐ। अच्छा बच्चों, आप देखते होंगे ए और ऐ हमारे संयुक्त स्वर है।
आ और ई को मिला करके ए बना है। आ का उच्चारण क्या है बच्चों, हमने पढ़ा था ना, अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, तो आ का उच्चारण स्थान कंठ था। और ई का उच्चारण स्थान क्या था, हमने पढ़ा था ना, इचु यशानाम तालु, इचु यशानाम तालु। और आ और ई इन दोनों को जो मिलाया गया वो वर्ण क्या बना बच्चों, ए। ठीक है ना, चाहे लघु हो या दीर्घ हो, ह्रस्व हो या दीर्घ हो, तो ये दोनों इन दोनों स्वरों से बनाए गए, आ और ई से। आ का उच्चारण हमने पढ़ा था कंठ है, और ई का उच्चारण हमने क्या पढ़ा था, तालु पढ़ा था। तो ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ और तालु, दोनों को ही मिलाकर इनका उच्चारण स्थान बनाया गया है। तो इसका सूत्र क्या हो गया, सूत्र हो गया ए दयतो कंठ तालु। क्या हो गया, ए दयतो कंठ तालु। ए और ऐतो, एत और ऐतो, यहाँ पर अगर हम वर्ण विच्छेद कर देंगे तो एक बनेगा एत और एक बनेगा ऐत, है ना। तो एत ऐतो, तो एत मतलब छोटी है और ऐत मतलब बड़ी है। इन दोनों का ही उच्चारण स्थानीय जो यहाँ लिखा हुआ है क्या है बच्चों, कंठ और तालु। इसी क्रम में हम अगला उच्चारण स्थान देखेंगे कि क्या है और हमारी जिह्वा कहाँ स्पर्श कर रही है। बच्चों अगले उच्चारण स्थान का जो हमारा क्रम है वो 8वें नंबर पर क्या आ रहा है, वो आ रहा है बच्चों कंठ और ओष्ठ। क्या आ रहा है, कंठ और ओष्ठ। अब कंठ और ओष्ठ से क्या बोले जाते हैं, इसको भी देख लेते हैं। देखिएगा, कंठ और ओष्ठ से जो बोले जाते हैं वह हैं हमारे ओ और औ। क्या है, ओ और औ। इन दोनों ही ओ और औ को कहाँ से बोला जा रहा है, इनका उच्चारण स्थान बताया गया कंठ और ओष्ठ। अच्छा, आपने देखा होगा कि हमने जब बोला था उपु पद्मानिया नाम ओष्ठौ, उ वर्ण हमारा कहाँ से बोला जा रहा था, ओष्ठ से, है ना। और उ वर्ण कोष्ठ से और अवर्ण कहाँ से बोला जा रहा था, कंठ से। जब हम उ बनाते हैं, ये उ भी हमारा बच्चों संयुक्त स्वर है, आ धन उ। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा जो स्वर बनता है वो बनता है ओ। ऐसे ही आ और उ को भी मिलाएंगे तो अगला स्वर हमारा क्या बनता है, अगला स्वर बनता है औ। इन दोनों ही स्वरों का उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ ओष्ठ। पहले आ आया था तो कंठ आ गया, फिर उ आया तो ओष्ठ आ गया। ये दोनों ही संयुक्त स्वर हैं, तो उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठोष्ठम। कंठ और ओष्ठ। अच्छा, सूत्र क्या बनाया गया, सूत्र बनाया गया ओत औतो कंठोष्ठम, ओ दौतो कंठ ओष्ठम। यहाँ पर भी ओत, ओत से मतलब ओ है, और औत से मतलब औ। ओत और औत यानी कि ओ और औ, इन दोनों का ही उच्चारण स्थान क्या है बच्चों, इन दोनों का उच्चारण स्थान है कंठ और ओष्ठ। इसी क्रम में हम और देख लेते हैं कि कौन से वर्णमाला के ऐसे वर्ण हैं जो छूट गए हैं, जिनके उच्चारण स्थान, उनको भी हम जान लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। तो देखते हैं।